हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे, है ना, जो कि 2022 के पेपर का था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन दो अलग अलग वीडियोस में देख चुके थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में क्या पूछ रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। और बी में पूछ रखा है, राइट सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस था और उसके अगेंस्ट में क्या ऑब्जेक्शन थे, है ना, ये दोनों बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों का ही सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और फिर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में पहला पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेकेंड पॉइंट है दे डू नॉट हैव मेनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मतलब जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखोगे तो बहुत सारा जो ऑर्गेनल होगा उसमें मेम्ब्रेन बाउंड रहता है चारों तरफ, है ना, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है ना, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड नहीं है प्रोकैरियोटिक के केस में, वहीं पे यूकैरियोटिक के केस में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो डिफरेंस वाला पॉइंट है नहीं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में डीएनए इज इन नेक्ड फॉर्म, मतलब जो डीएनए मटेरियल है वो तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं, है ना, वो नेक्ड फॉर्म में होते हैं। उसी तरह यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो लेयर होता है वो डीएनए को अपने आप में कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड आर फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो राइबोसोम का साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो छोटे छोटे साइज का होता है और वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होता है वो बड़े साइज का होता है और वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड होते हैं राइबोसोम, यहाँ पे वेल डिफाइंड राइबोसोम नहीं होते हैं। सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक के केस में वो कंपोज्ड ऑफ होता है पेप्टिडोग्लिसन, है ना, वहीं पे प्लांट के केस में सेलुलोज से बना होता है ना, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, है ना, तो इसको तो ऐसे मेजर पॉइंट की तरह आप नहीं काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक में द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग प्रोकैरियोट बोलते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं होता है ना, दूसरी बात कि इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तीसरी बात कि इसमें राइबोसोम जो होता है वो बहुत छोटे छोटे साइज का होता है ना, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे, ई कोली हो जाएगा और माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो एल्गी होगा, फंजाई होगा, एनिमल होगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक है, हम सब एनिमल प्लांट जितने भी है वो यूकैरियोटिक सेल में काउंट होते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आ सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही अलाउड है। ठीक है, तो उम्मीद है डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार फिगर के हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि न्यूक्लियस जो है वो अवेलेबल है यूकैरियोटिक सेल में, वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियस का जो मटेरियल होगा वो ढंग से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, यहाँ पे नॉर्मली फ्लोट कर रहा होगा, है ना। दूसरी बात, जो भी स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का वो वेल डिफाइंड होगा, इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें जो राइबोसोम होंगे वो बड़े बड़े साइज के होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे साइज के होंगे। यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल होगा वो अलग अलग मेम्ब्रेन में बॉन्डेड होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल ऐसे ही घूम रहा होगा, है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस थे।
ठीक है, तो इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं होपफुली। जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को तो आप ट्राई कीजिएगा कि फिगर जरूर बनाए, है ना, एक बार फिगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। राइट सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो दिया गया था उसका सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस बताना है और उसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट बताना है। तो इंपॉर्टेंस को सबसे पहले देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला क्या है, सेल थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। मतलब जो मॉडर्न बायोलॉजी डेवलप हुआ है वो सेल थ्योरी की वजह से ही हुआ है। एंड सर्व्स एज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें जब भी पढ़ना पड़ता है तो हम लोग सेल थ्योरी का ही हेल्प लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कहीं ना कहीं, है ना। सेकेंड पॉइंट है इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। है ना, मतलब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, ये इस चीज को डिफाइन करता है। विच आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑब्वियस सा बात है, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। थर्ड पॉइंट है सेल थ्योरी हैज लेड टू द न्यूमरस एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, genetics and biotechnology by providing a framework for studying and manipulating cells। मतलब सेल का जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से, सेल थ्योरी जो मिली थी उसकी वजह से हम लोग मेडिसिनल फील्ड में, जेनेटिकल फील्ड में या बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में सब तरफ ही डेवलपमेंट कर पाए हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इतना कुछ नहीं हो पाता डेवलपमेंट, या फिर सेल को भी हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ह्यूमन बॉडी को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, एनिमल बॉडी को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, है ना। तो ये सब सेल थ्योरी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि हम सारे ही स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ पाए हैं। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी को देख लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या आई। तो सबसे पहली बात डिस्कवरी ऑफ वायरस। पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि वायरस को हम लोग क्लासिफाई नहीं कर पाए, है ना। कितना भी सेल थ्योरी मिल गया, वायरस बना तो सेल से ही होता है लेकिन इसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाए, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था। दूसरा था द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया दैट लैक्ड अ डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोट को भी हम लोग उतने अच्छे से नहीं समझ पाए, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो हम लोग समझ पाए लेकिन यूनिसेलुलर में जो प्रोकैरियोट थे जिसके स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं थे उनको हम अच्छे से नहीं समझ पाए। थर्ड पॉइंट क्या था, सम साइंटिस्ट आर्ग्यू दैट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्टेन सेलुलर प्रोसेसेस सच एज organelle interaction and cell differentiation cannot be fully explained by the principle of cell theory alone। मतलब कि ऑर्गेनल इंटरेक्शन और सेल डिफरेंशिएशन का जो फंडा है उसको हम लोग ओनली सेल थ्योरी की हेल्प से नहीं डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे सेल थ्योरी के। बाकी फेवर वाले पॉइंट भी आप देख ही चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आओगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहीं पे होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, टिल देन टेक केयर।